याद होगा आपको भी, आप में से अधिकांश लोग उस बैठक में थे जब यहाँ ही एक बैठक हम लोगों ने किया था कि पटना नगर निगम के चुनाव में हमें किसको मदद करनी चाहिए, किसको समर्थन देना है। इसकी एक बैठक यहाँ हुई और आज फिर इसी हॉल में हम जब बैठे हैं तो मुझे इस बात का फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे विरोधियों के हौसले को पस्त करके आप सब समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मैं माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू, माननीय उप महापौर श्री चंद्रवंशी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम नियमित बैठकों के आधार पर ही काम करते हैं, बल्कि हमारी पूरी पार्टी के काम करने का तौर तरीका जो आधार है वो बैठक से ही काम करता है। बैठक में हम निर्णय करते हैं, निर्णय के कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर बैठक की समीक्षा करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाते हैं। ये जो बैठक है इसमें औपचारिकता नहीं होता, केवल बैठक के लिए बैठक करना ऐसा भी नहीं, बल्कि बैठक केवल इसलिए करते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बैठ के विमर्श करना चाहते हैं, बैठ के निर्णय करना चाहते हैं और फिर मिलकर उस पर क्रियान्वयन करना चाहते हैं। इसलिए आज जब हम बैठक में बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें इस बात पर हमेशा हमें चिंता होती है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ नरेंद्र मोदी के रूप में, जिस नेतृत्व ने केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। ये प्रभाव दुनिया की, अगर आप दुनिया के अंदर विचार करें, आप पहले कौन पूछता है लोग तो हुए पहले वे किसी की आलोचना नहीं करते, किसी के नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन आज अगर दुनिया की राजनीति तय करने की बारी आए, दुनिया में कोई बड़ी घटना घटे, कोई बात हो, तो बिना नरेंद्र मोदी, बिना भारत के प्रधानमंत्री की बात को सुने हुए दुनिया निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है। और हमने देखा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, हो ही रहा है, चल रहा है। हमारे बच्चे, देश के बच्चे हजारों की संख्या में यूक्रेन में फंस गए थे। सबको चिंता थी कि क्या होगा, कैसे लौटेंगे लोग। लेकिन अच्छा, केवल हमारे देश के लोग फंसे थे ऐसा भी नहीं है, दुनिया के कई देशों के लोग फंसे थे और चीन ने तो कह दिया कि साहब हमारे लिए संभव नहीं है, कैसे आएंगे। हमारा प्रधानमंत्री रूस से ही बात करता है और यूक्रेन से ही बात करता है, कहता युद्ध विराम रोकिए, युद्ध विराम कीजिए, युद्ध विराम कीजिए, मुझे अपने देश के लोगों को वापस लाना है। और आपने देखा कि जिसके हाथ में तिरंगा था उसको कोई रोक नहीं पाया, वापस भारत चला। और हमारी बात तो छोड़ दो यार, तिरंगे का कमाल देखो आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब तिरंगा लेकर के पाकिस्तान का नागरिक, पाकिस्तान का छात्र भी अगर हाथ में तिरंगा ले लेता है वो भी सुरक्षित वापस देश आ जाता है। ये कमाल है तिरंगे का, ये कमाल है नरेंद्र मोदी। और ये सब जो कमाल है क्यों हो रहा? केवल इसलिए कि हमारा जो नेतृत्व है निर्णय लेने वाला, हमारा जो नेतृत्व है उसके सामने व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उसके सामने एक ही मनसा, एक ही उद्देश्य उसका है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब काम करते रहे। ये देश, भारत मां दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, इस सपने को साकार करने के लिए काम करने वाला हम कार्यकर्ताओं का सपना अगर साकार करने के लिए कदम बढ़ाने का काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, कोई और दूसरा नहीं होता। और आपने देखा, आप देखा जहां हमारी अर्थव्यवस्था की गिनती है दुनिया के अंदर, आज भारत दुनिया की 5वीं तेजी से आगे बढ़ने वाली व्यवस्था बन करके खड़ा हो गया है। ये तब हुआ है जब पूरे दुनिया के अंदर मंदी का दौर चल रहा है, कई देश दिवालिया होते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरने के सामने इस बात को बताने का काम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की आर्थिक नीतियां देश को मजबूत करने वाली नीतियां हैं, देश को आगे बढ़ाने वाली नीतियां हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं?
कैसी कैसी स्थितियां पैदा हुई जब कोरोना का काल आया, कोरोना का संकट आया पूरी दुनिया के अंदर, हमारा नहीं था। जब कोरोना का संकट आया दुनिया के अंदर, सारे दुनिया के सारे लोग परेशान थे। मुझे आज भी याद है, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था तो लोग बताया करते थे कि हर 100 साल पे कोई ना कोई बीमारी आज दुनिया के अंदर आती है, और जब महामारी आती है तो नए नए वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश होती है। सबसे पहले पश्चिम के देशों में बनते हैं वैक्सीन, उसके बाद 25 साल 30 साल बाद भारत आता है, तब यहाँ के लोगों का इलाज शुरू होता है। ये स्थितियां पैदा होती थी। लेकिन इस बार जब कोरोना का संकट आया, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वैज्ञानिक, दवा कंपनियां, सरकार, सबने मिलकर तय किया हमें भारत के पुरुषार्थ को जगाना है, भारत के वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ को जगाना है। और हम लोगों ने देखा 1 साल में 2 वैक्सीन बना करके यहाँ के लोगों को दे देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल अपने ही नहीं किया, केवल भारत के लोगों को नहीं दिया, बल्कि दुनिया के लगभग 100 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया है। ये आश्चर्य करते हैं। भारत के अंदर 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम हमने पूरा कर लिया। 220 करोड़ डोज देने का काम पूरा किया हम लोगों ने। भाइयों बहनों, केवल इतना ही विचार नहीं किया हम लोगों, इसी पर संतोष नहीं किया। कोरोना के काल में क्या संकट आ सकता है, गरीब को क्या कठिनाइयां झेल सकता है, वो इसका भी विचार किया। और इसका विचार करते हुए आपने देखा आज 2 साल से 2.5 साल हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, कोई भूखा न सोए। सेवा ही संगठन है। ये सारे संकल्प केवल नारा लगाने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं थे, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं थे। सेवा ही संगठन, कोई भूखा न सोए, ये संकल्प था हमारा। और आपने देखा दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने अपने देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार 2.5 साल से देने का काम कर रहा है। 2023 के अंदर देने का काम करेगा। ये कमाल अगर कोई कर सका, व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। ये विपरीत परिस्थितियों में अगर हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का काम किया, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने भारत को आगे बढ़ने से रोकने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने दी। केवल ये देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मेरे मित्रों, केवल इतनी बात नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कमाल नरेंद्र मोदी जी की वाणी में कितनी ताकत, देश में कितना मान सम्मान है। मैंने कोई घोषणा उनकी, कोई आह्वान एक जन आंदोलन बन जाता। माननीय मोदी जी ने कहा भाई इस बार तिरंगा फहराने का काम करना है, हर घर तिरंगा का आह्वान किया उन्होंने। एक बार आह्वान किया, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया। जाति समुदाय की सीमाएं टूटने लगी, लक्ष्य रखा गया था 20 करोड़ तिरंगा झंडा फहराएगा देश में। आज मैं आपको जानकर मेरे मित्रों आपको आश्चर्य होगा, 20 करोड़ के लक्ष्य को पार करके 25 से 30 करोड़ तिरंगा झंडा भारत के घर घर में फहराने का काम पूरा हो गया। देश की एकता अखंडता कैसे बचाई जा सकती है, देश की एकात्मता कैसे लाई जा सकती है, ये उदाहरण अगर सीखना हो नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज के माध्यम से सीख सकते हैं। मेरे मित्रों, में पटना साहिब का रहने वाला हूँ और पटना साहिब की धरती गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन की गाथा अगर आपने जाना होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप जानते होंगे गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का बलिदान हो गया। उसमें से 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उस समय के शासकों ने कहा धर्म परिवर्तन कर लो, माफ कर देंगे तुम्हें। जोरावर सिंह और फतेह सिंह उम्र नहीं थी, सब 13 साल 14 साल 12 साल के लड़के। धर्म परिवर्तन कर लो, माफ कर देंगे तुम्हें। तो दोनों बच्चों ने कहा मैं माफी नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। देश तो धर्म के लिए प्राण देना मेरे लिए, बलिदान देना मेरे लिए आदर्श होगा। मेरे दादा ने बलिदान दिया, मैं भी बलिदान दे सकता हूं। और भाइयों बहनों, आपको जानना चाहिए, फतेह सिंह जोरावर सिंह को उस समय के मुस्लिम शासकों ने दीवार में चुनवा दिया, दीवार में चुनते गए बच्चे, लेकिन कहा हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरने का काम करेंगे।
ये उदाहरण पेश किया है भगत सिंह को जोरावर सिंह। इसी 26 दिसंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया, जिस तारीख को फतेह सिंह और जोरावर सिंह का बलिदान हुआ था, दीवारों में चुनवा दिया गया था, उस दिन को अब देश वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का काम करेगा। देश के सर्वोच्च बलिदान को हम याद रखने का काम करेंगे, स्मरण करने का काम करेंगे। ये कमाल करने का काम कोई और नहीं कर सकता है। कितनी बड़ी बड़ी बात करें आप, G20 की अध्यक्षता सामान्य बात नहीं। पहले भी इस प्रकार के भी अवसर आते होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन G20 की अध्यक्षता, G20 में कौन मालूम है? G20 के जो देश हैं सामान्य देश नहीं, छोटे छोटे देश नहीं है। दुनिया के जिन बड़े देशों का नाम आप जानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जर्मनी हो, जापान हो, जिनका भी नाम आप जानते हैं, सारे देश G20 के हिस्सा है, G20 के पार्ट है। और G20 की अध्यक्षता करने का अधिकार 1 साल के लिए नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी अगर चाहते दिल्ली में बैठक करके अपना काम कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी चाहते 2-3 बड़े बड़े होटलों में कार्यक्रम करके बैठक समाप्त कर सकते थे। मोदी जी ने कहा नहीं, देश को देखो, हमारी भारत की भूमि को जानो। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बैठकें देश भर में होंगे, अलग अलग राज्यों में उनके बैठकें होंगी, कार्यक्रम होंगे। और ये दुनिया के सारे बड़े देशों के लोग भारत को जानने और पहचानने का काम करेंगे। भारत की पहचान और ज्यादा उभर करके दुनिया के सामने आएगी। हम दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में नेतृत्व देने की स्थिति में खड़े दिखाई पड़ेंगे। हमने सिखाया है दुनिया, हमने ज्ञान दिया है दुनिया, हमने शून्य दिया है, 0 दिया है, तारों की गणना हमने सिखाई है। हम वो लोग हैं जहां दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। फिर से भारत उस स्थिति में कैसे पहुंचे, इस बात की चिंता करता हुआ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कदम बढ़ाने का काम कर रहा है। और केवल दुनिया के अंदर नहीं दोस्त, आप यहां भी देखो, भारत के अंदर भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर और दक्षिण का संघर्ष हमेशा होते रहता है। लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं देश के अंदर। हिंदी भाषी अलग है, तमिल भाषी अलग है, लेकिन हम जानते हैं, हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हम इस बात को जानते हैं, भारत माता की गोदी में पलने वाले सब लोग एक समान हैं। हमारा देश एकात्म है, हमारी सारी भाषाएं समृद्ध है। दक्षिण और उत्तर को कैसे जोड़ा जाए, एकात्मता कैसे बनाई जाए, और उसके लिए उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम काशी तमिल संगमम करेंगे, कहां काशी कहां तमिल बताया उन्होंने। दुनिया ने देखा कि जिस उत्तर और दक्षिण के बीच के संघर्ष को लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, काशी तमिल संगमम के माध्यम से दोनों संस्कृतियों ने आपस में एकात्म बनाने का काम किया, देश की एकात्मता को आगे बढ़ाने का काम किया। कौन सा काम नहीं किया? देश का मान। हम क्या करते थे, कितने नारे लगाए हम लोगों ने, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा हो गया, आज की 70 समाप्त हो गया। आज कश्मीर की घाटी में वो सारे कानून लागू होते हैं जो कानून आपके यहाँ लागू होते हैं, भारत की भूमि पे लागू होता है। 370 की समाप्ति सामान्य बात नहीं थी, लेकिन ये कर दिखाने का काम किया हमारे भाजपा की सरकार ने करने का काम। बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे होंगे, राम मंदिर का आंदोलन के लिए गए होंगे, अयोध्या जेल गए होंगे, यातना सही होगी। कितने 500 साल तक संघर्ष किया लोगों ने कहा हमारे विरोधी क्या करते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या हुआ? आज राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया, मंदिर भी बन गया, और मंदिर के उद्घाटन की तारीख को बताने का काम हमने हमारी सरकार ने करने का काम किया है, करके दिखाने का काम किया है। भाई बहनों, हम सबके लिए बड़ी फख्र की बात है। राम मंदिर के निर्माण की जब आधारशिला रखी जा रही, राम मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि पूजन हो रहा था, तो भूमि पूजन के लिए कोई और नहीं बैठा, हम दुनिया का देश का लाडला भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बैठकर के भूमि पूजन करने का काम कर रहा था, देश की दुनिया को संदेश देने का काम। और ये संदेश एक बार और ऐसी घटना घटी थी, भाई याद करना चाहता हूं। जब सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय हुआ देश की आजादी के बाद, जब हुआ कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, लोगों ने पंडित नेहरू से आग्रह किया था, पंडित नेहरू ने इनकार कर दिया।
राजेंद्र बाबू से आग्रह किया। राजेंद्र बाबू बिहार की धरती के लाल थे। नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन नेहरू जी के विरोध के बावजूद भी बिहार की धरती का बेटा राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे बढ़ने का काम किया। हम उस बिहार के लोग हैं, हमें इस बात का। और आज फिर राम मंदिर के निर्माण के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, वो हम सब के लिए। हम राम मंदिर की बात बार बार क्यों करते हैं? हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार के लोग हैं। भगवान श्री राम की पूजा होने के लिए आवश्यक है बगल में बिहार की बेटी माता जगत जननी सीता बैठी हो। हम उस बिहार के लोग हैं, हमारे पावन का मंदिर बनने वाला है, हमारे लिए ज्यादा फख्र की बात है। और इसलिए हम बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री को ज्यादा बधाई देना चाहते हैं, ताकि क्योंकि आपने हमारे धरती की बेटी का ससुराल जहां उनके पति का जन्म हुआ, उसके मंदिर के निर्माण का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार ज्यादा आपको श्रेय देना चाहता है, ज्यादा आपको आशीर्वाद देना चाहता है। भाई बहनों, माननीय मोदी जी मन की बात का कार्यक्रम करते। लोग बड़ा विरोधी को क्या बोलते हैं? विरोधी कहते हैं कौन सी मन की बात करते हैं? 97 बार हो गया मन की बात का कार्यक्रम, 97 बार। अगर आप में से जिन लोगों ने मन की बात सुना होगा, आप जरा कल्पना करिए, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कार्यक्रम किया हो, इतनी बार मन की बात का कार्यक्रम किया हो, अपनी बात कहा हो जनता से, अपनी देश की जनता से, और एक बार भी उसमें राजनीति की बात न की। राजनीतिक प्रधानमंत्री 97 बार देश की जनता से बात करता है, लेकिन एक बार भी राजनीति की बात नहीं करता है। बात करता है देश के विभिन्न क्षेत्रों में, देश के सुदूर इलाकों में जो प्रेरणा के बिंदु हैं, सुदूर इलाकों में जो देश के नागरिकों ने बेहतर काम किए हैं, लोगों को जो प्रेरणा दे सकता है, उन चीजों का जिक्र करके देश का मान और सम्मान कैसे बढ़ सकता है, इन बातों का जिक्र करके देश के प्रतिभा को लोगों के सामने निखार करके लाने का प्रयत्न, इस बिंदु को आगे करके माननीय मोदी जी ने जो 97 बार कार्यक्रम किया मन की बात, आज वो एक आंदोलन बन गया है देश के। अब लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कब मन की बात का कार्यक्रम होगा। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में 100 साल पूरे 100 एपिसोड अप्रैल में होने वाला, चर्चा उसकी करेंगे लोग बाद में आपके सामने विस्तार से क्या कार्यक्रम करना है। मैं उसके बारे में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने मोदी का क्या कमाल है, मुझे तो बड़ा मैंने कितना लंबा हुआ भैया, क्या की तो कहानी अनंत कथा, लेकिन हम अधिक देर नहीं बोलेंगे, बोलते ही रह जाएंगे। गुजरात का चुनाव मैं छोटा सा बता देता हूं। इस गुजरात के चुनाव में कुल सीटें कितना? 182। 7वीं बार सरकार बनने वाली बनी है, 7वीं बार, संयोग से अभी 7 बार विधायक बने, 7वीं बार सरकार बनी है। और 7वीं बार में 182 सीट में से 156 सीट जीतने का रिकॉर्ड कहीं और नहीं। एक कमाल कैसे हो सकता है? लोग वहां कहते थे ये कमाल कैसे हो सकता है? लोग, आपको याद होगा, आप पार्टी खड़ी थी वहां, कांग्रेस पार्टी के लोग पूरा जोर लगा रहे, और आप पार्टी जो लिख के दे रही थी कि हमारी सरकार बनने वाली, आप पार्टी सरकार बनने वाली, कहां गए लोग? कहां गए आप पार्टी? कहां गई कांग्रेस पार्टी? आपको जानना चाहिए, वहां जो विरोधी दल के लोग हैं, जो जिनको हमारे बाद सबसे ज्यादा सीटें आई है, उनको विरोधी दल का दर्जा नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनको 18 नई सीट नहीं प्राप्त हुआ। विरोधी पार्टी को विरोधी दल का दर्जा नहीं मिल पाया, इतनी कम सीटें वो जीत पाए हैं। और ये कमाल केवल मोदी ने क्यों कैसे किया? मोदी जी ने जिस प्रकार से 2004 माहौल बदल गया, और पूरे माहौल में, माहौल बदलने के साथ साथ जो वहां के कार्यकर्ताओं ने प्रश्न किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक बूथों पर जिस प्रकार से काम खड़ा करने का काम किया वहां के कार्यकर्ताओं ने, एक एक छोटी छोटी चीजों का विचार किया। आदिवासी बहुल इलाका हो तो, शेड्यूल कास्ट बहुल इलाका हो तो, पिछड़ा वर्ग बहुल इलाका हो तो, सभी क्षेत्रों में आप सोच ही सकते हैं 182 में 56 सीटें जो हमारी झोली में है, तो समाज का हर तबका
चाहे वगैरह रहा, पिछड़ा रहा, पिछड़ा रहा, दलित रहा, महादलित रहा, आदिवासी रहा, सारे के सारे तबके ने एक साथ खड़े होकर भाजपा के साथ अपने को जोड़ने का काम किया। और पहली बार गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी सीटें कभी देश की आजादी के बाद किसी पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। उतनी सीटें 7वीं बार लगातार सरकार बनाने के लिए प्राप्त करने का काम अगर कोई कर सका है तो नरेंद्र मोदी के सरकार ने करने का काम किया। यदि काम कार्यकर्ताओं के घनघोर परिश्रम के कारण, कार्यकर्ताओं के एक मैंने कहा कि एक चीजों का विचार करके कभी कभी मेरे मन के अंदर आता है, आप कहेंगे वहां तो सरकार थी तो और कठिन काम था। सरकार रहती है तो एंटी इनकम रहती है, लेकिन गुजरात में एंटी इनकम नाम की चीजें समाप्त हो गई। सरकार के पक्ष में हवा बहाने लगी। हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा। आप कहेंगे कहाँ गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार के कार्यकर्ता बंधुओं को इस बात की सोचना पड़ेगा। आज बिहार के अंदर तो संख्या बदल गई। हम गठबंधनों की सरकार बनाया करते थे, गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ने का काम करते थे, हमारी सीटें ज्यादा आती थी, लोग मुख्यमंत्री कोई और बनते थे, हमारी ताकत बिहार में कम नहीं थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति के कारण हम हमेशा दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, अब चाहे जो हो जाएगा हम नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। हम समझौता नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्या समझौता नहीं करने से काम चलने वाला है? उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा? इसका अर्थ बड़ा साफ है। शायद बिहार के इतिहास में बिहार के कार्यकर्ताओं के मन के अंदर जो भाव रहता था, क्या कभी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा क्या बिहार? क्या कभी हमारी सरकार अकेले बनेगी क्या? कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये सपना साकार होने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? ये ठीक है, आप कहोगे हम पटना के कार्यकर्ता हैं, 4 सीट जीतते हैं, लोकसभा जीतते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना, विरोधियों को कभी कमजोर मत समझना, विरोधियों को छोटा मत समझना। क्योंकि आप अगर चुनाव जीतते हो तो विरोधी आपको जीते हुए लोगों के खिलाफ विद्रोह रचना खड़ा करने का काम करता है, उनके वोटों को क्षण करने का काम करता है, उनके वोटों को तोड़ने का काम करता रहता है। इसलिए हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा, हम हवा में नहीं जीतना चाहते, हम आंधी तूफान में क्यों नहीं जीतना चाहते, हम जीतना चाहते हैं चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति हो, लेकिन जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल। ये आह्वान को पूरा करने का काम, और इसके लिए गुजरात की तरह कठोर परिश्रम करने का संकल्प लेना। हम अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलते हैं। मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, कितनी बार कहा गया बूथ कमेटियों ठीक करो, कितना ठीक हुआ? बूथ कमेटियों का सत्यापन करो, कितना हुआ? कहा गया पन्ना पर बनाओ, कितना बना? गुजरात में पेज पर 15 पेज कमेटी बन रही है, हम कहां तक पहुंचे? केवल गोल गोल भाषण देने से इस प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। केवल अच्छी अच्छी बातें मंच पे बोलने से हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उस कठोर परिश्रम को ध्यान देना पड़ेगा। इस कठोर परिश्रम करके गुजरात के कार्यकर्ताओं ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और आज अगर हम इस बात का संकल्प लेना, बिहार की सरकार नहीं, जो तथाकथित गठबंधन की सरकार में बिहार में काम कर रही, क्या हाल करती है बिहार के, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं, केवल कानून व्यवस्था क्या, सारे विकास के काम धीरे धीरे ठप होते जा रहे हैं। सरकार पास पैसा नहीं है, सरकार दिवालिया हो रही है, सरकार की बात अधिकारी नहीं सुनते, सरकार में शामिल पार्टी आपस में ट्रबल कर रही है, सब एक दूसरे को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे हमको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनका लड़ना मरना उनके जिम्मे, जो उनको आपस में करना करें अपना, लेकिन हमें एक लक्ष्य तय करना है कि हमें अपनी सरकार बनानी है, अकेले की सरकार बनानी है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। और इसके लिए हमें कठोर परिश्रम के माध्यम से अपने मंजिल को प्राप्त करना पड़ेगा। और ये कठोर परिश्रम प्राप्त
कठोर परिश्रम करने का जो काम है, आज से उसकी शुरुआत होने वाली है। आज की बैठक उस कठोर परिश्रम के पहले चरण की बैठक है। कौन करेगा? कोई दूसरा आएगा क्या? बाहर से कोई आएगा क्या? कोई बाहर से आके बताएगा क्या करना है क्या? हम ही करने वाले हैं। करते रहे, जीते हैं तो हम 4 सीट जीते हैं, लोकसभा जीते हैं, मेयर जीते हैं, डिप्टी मेयर जीते हैं, जीत तो रहे हैं, फिर क्या करना है काम करने? मैंने कहा आपसे, दुश्मन को छोटा नहीं समझ। छल प्रपंच की राजनीति करने वाले लोग, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्रयास करने वाले लोग हैं, समाज में विभेद पैदा करेंगे, जाति से जाति को लड़ने की कोशिश करेंगे, तनाव पैदा करने का काम करेंगे, बात का पतंगर बनाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब हमने कोई काम, कहते हैं भारत सरकार ने क्या किया भी आपने? अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अगर कोई कहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे समर्थकों के विरोधी हो, कोई अगर ये कहे कि मोदी जी ने किया क्या बिहार के लिए, हाथ पकड़ो उसका, ले चलो बोले गांधी सेतु, पूछो इनसे कि जो सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया गांधी सेतु का कौन किया है? पूछो उससे, उसके बगल में जो नया पुल बना है कौन बनाया है? पूछो उससे। आज बिहार के अंदर सड़कों का जाल, बड़े पैमाने पर एनएच के निर्माण का काम कौन किया है? पूछो उनसे। आज अस्पतालों की स्थिति में लगातार तो सुधार हो रहा है, कौन पैसा दे रहा है? पूछो गरीबों से, उसको 5 करोड़ मुफ्त में कौन दे रहा है? पूछो उससे। लेकिन मैंने कहा कि छलिया लोग हैं, छलावा करेंगे, इनको कोई लज्जा नहीं आने वाली है, सीधे कहेंगे क्या किया है। ये जो क्या किया है ये कहने वाले लोग हैं, इनकी बोलती बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है, आपको करना है। और इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं अंत में आपसे नहीं आग्रह करना चाहता। हम महानगर के कार्यकर्ता, हमने हर परिस्थितियों में संघर्ष किया है, हर चुनौती का मुकाबला किया है, और मुकाबला ही नहीं किया, सफलता भी प्राप्त किया। हमारे अंदर ताकत है, जज्बा है, परिश्रम करने की क्षमता हमारे अंदर है। केवल मन बन जाता है, सब कर पाते। ऐसे जिला जी को छुपाते रहे, सुनते रहते। ये कहा था सुनते ही कहा था दुगो कान है, आज को देखिए कान होता है दुगो कान, ये कहा था सुनते ही कहा था निकाल देते हैं। जिला भी सॉफ्ट है थोड़ा, मेरे तरह जिला होता। अरे ये हमारा जो बच्चे कराते हैं ये जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो भाई ऐसा मत करो, मैं गुरु जिला रख रहा हूँ, ऐसा नहीं करो भाई। ये ठीक है कि मैं जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष आज से 41 साल पहले था, ये अलग बात हो सकता है, 82 में मैं जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भाई, इसका भी ध्यान रखो। और मैं उस समय से मैंने देखा है कार्यकर्ताओं को परिश्रम, पटना महानगर कार्यकर्ताओं को। तो मेरे मित्रों, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं, उन कामों का गिनाने की बारी आ जाए, ठीक ही कहा अध्यक्ष ने, घंटों लगने वाले हैं। कभी चर्चा होगी, कभी होती भी रहती है, अखबार में आप पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन हमारे सामने इसमें बड़ी चुनौती है राजनीतिक, हमारे सामने बड़ी चुनौती है अपनी सरकार बनाने की, हमारे सामने बड़ी चुनौती है तथा कथित जो आज सत्तारूढ़ दल के लोग हैं बिहार के अंदर, उनकी नाकारा राजनीति की चुनौती। हमें उन चुनौतियों का मुकाबला करना है, और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हर बूथों पर इतना मजबूत संगठन खड़ा करने का काम करना है, ताकि कोई कुछ करे, किसी भी जाति का उम्मीदवार कहीं से कोई खड़ा करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़े, कमल के फूल मुरझा नहीं जाए, इसके लिए परिश्रम करने का काम करना है। मुझे विश्वास है, आप सब कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि आपने जिस प्रकार से पहले परिश्रम की पराकाष्ठा करके कमल के फूल को खिलाए रखने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी, चाहे 2024 के लोकसभा का चुनाव हो या 225 के विधानसभा का चुनाव हो, दोनों चुनाव में फिर से एक बार विजय का टंका भाजपा बजाएगी। इस विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की यही आवाज में हारा, भारत माता की